फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हमने पहले वीडियो के अंदर फिज़िक्स के बारे में बात कर ली थी और उसके बारे में जो है हमने एक्सप्लेनेशन दे दी थी। आज जो है हम बायोलॉजी को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बायोलॉजी में पहले हमारे पास सवाल है कि द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जीआई ट्रैक्ट इज़। प्रोपल्सिव मूवमेंट का मतलब होता है कि वो वाली मूवमेंट जो प्रोपल्जन यानी कि झटके से जो है वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसको कहते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट। ठीक है, प्रोपल्जन किसको कहते हैं? प्रोपल्जन कहते हैं झटके को। ठीक है, प्रोपल्जन मूवमेंट जो है वो झटके वाली मूवमेंट होती है। तो कि पूछ रहा है कि हमारे जो जीआई ट्रैक के अंदर प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है, झटके वाली जो मूवमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो जब भी हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो जो हमारा खाना होता है वो झटके से जो है नीचे जा रहा होता है, यानी कि थोड़ा सा नीचे गया फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया फिर रुक गया। इस तरह की मूवमेंट जो है ये करता हुआ नीचे जाता है। तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है जी, इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज है कि डी अमाइनेशन इन द लिवर इनिशियली प्रोड्यूसेस। डी अमाइनेशन क्या होती है और ये लिवर के अंदर किस तरह से होती है? चलें इसके बारे में वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो डी अमाइनेशन का मैंने बताया आपको क्या होती है। डी अमाइनेशन का मतलब, डी का मतलब होता है हटाना, अमाइनेशन मतलब अमाइन को। ठीक है, तो डी अमाइनेशन का मतलब क्या है कि अमाइन को हटाना, अमाइन ग्रुप को जो है उसको हटाना किसके अंदर, यानी लिवर के अंदर जो है ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, डी अमाइनेशन का। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द लिवर इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। NH3 जो है इसकी रिमूवल बॉडी से क्या होती है, इसको कहते हैं डी अमाइनेशन। ठीक है जी, अच्छा होता क्या है, अमाइनो एसिड हमारे पास जो है प्रोटीन्स होते हैं। जब हम खाना वाना खा रहे होते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन होती है प्रोटीन्स की और उसके अंदर से निकलते हैं अमाइनो एसिड्स। आपको पता है कि अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है प्रोटीन का। तो अमाइनो एसिड क्या करते हैं, अमाइनो एसिड जब रिलीज़ होते हैं तो वो जाते हैं लिवर के अंदर। लिवर के अंदर क्यों जाते हैं? ताकि इसकी प्रोसेस हो सके। ठीक है, प्रोसीजर हो सके, इसका मेटाबॉलिज्म हो सके। ठीक है, अच्छा लिवर के अंदर जब ये जाएंगे तो लिवर क्या करेगा, ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड इनटू NH3। अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करेगा NH3 के अंदर। ठीक है, अमाइनो एसिड को ब्रेक किया उसने, अमाइनो एसिड को ब्रेक किया और अमोनिया प्रोड्यूस किया, ये कहते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। तो अमाइनो एसिड के ब्रेक होने की वजह से अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, ये अमोनिया, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया भाई। ठीक है, अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो आपको देख रहे हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड पर आपको अमाइन नज़र आ रहा है, सॉरी अमाइन नज़र आ रहा है आपको NH2। ठीक है, ये अमाइन है और ये NH3 जो है ये अमोनिया है। ठीक है, तो अमाइन जो आपको नज़र आ रहा है ये जो है इसको यहाँ से हटा के, लिवर जो है इसको यहाँ से हटाकर एक H और मिलाएगा और साथ क्या करेगा, इसके अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अमोनिया क्या है? इट इज़ टॉक्सिक। अमोनिया जो है बॉडी के लिए ख़तरनाक है। तो जो है ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा, किस सूरत में? यूरिया की शक्ल में। ठीक है, सब प्रोसेस समझ आया क्या किया? जब हमने खाना वाना खाया, अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हुआ, अमाइनो एसिड गया मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जाते ही लिवर ने क्या किया, अमाइन ग्रुप को सेपरेट कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। और अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, बॉडी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता बॉडी इसको। तो इस वजह से जो अमोनिया है उसको बाद में लिवर ने कन्वर्ट कर दिया यूरिया के अंदर। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस हुई थी वो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, सवाल के अंदर क्या पूछ रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास लिवर के अंदर क्या बनता है मेटाबॉलिज्म की सूरत में? अमोनिया बनता है NH3, उसके बाद सिर्टोलिन बनता है, उसके बाद आर्जिनिन सक्सिनेट बनता है, और उसके बाद आर्जिनिन बनता है और उसके बाद ऑर्निथीन बनता है। ठीक है, ये 5 चीज़ें जो हैं वो लिवर के अंदर बनती हैं। तो ये यूरिया साइकिल कहलाता है। ठीक है, ये दोबारा रिपीट कर दूँ, डी अमाइनेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर अमाइनो एसिड के अंदर से अमाइन ग्रुप निकाल कर उसको अमोनिया बना देते हैं और अमोनिया जो है बाद में यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि डी अमाइनेशन इन द लिवर इनिशियली क्या प्रोड्यूस करता है, यानी पहले क्या प्रोड्यूस करता है? तो हमें पता है कि डी अमाइनेशन जो है वो पहले अमोनिया प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद सिर्टोलिन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आर्जिनिन, फिर ऑर्निथीन, फिर और यूरिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, द कॉज ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस क्या होती है बेटा? साइनोसिस क्या होती है, चलिए देखते हैं इसको वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट, साइनोसिस जो है इसको कहते हैं ब्लू कलर्ड बेबीज़,
यानी कि आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उनकी स्किन जो है वो ब्लू कलर की हो जाती है, तो इसको कहते हैं ये साइनोसिस है। साइनोसिस बेसिकली होता क्यों है, हमारे पास ये हेड बना हुआ है, हेड के अंदर जो है वो 4 चैम्बर हैं, इनको कहते हैं एट्रियम, इनको कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है। अच्छा, अब जो है वेंट्रिकल यानी कि जो नीचे वाले जो चैम्बर हैं इनके दरमियान एक दीवार होती है, और उस दीवार के अराउंड, इस दीवार के अंदर अगर कोई होल हो गया है, कोई सुराख हो गया है, तो क्या होगा, यहाँ से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ इस चैम्बर में जाएगा, और इस चैम्बर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस चैम्बर में जाएगा। यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर मिक्स होते रहेंगे, और इसी मिक्सेशन की वजह से जो ओवरऑल जो है वो पंपिंग होगी, हार्ट से ब्लड की जो पंपिंग होगी वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगी, और पूरी बॉडी का कलर जो है वो ब्लू ब्लू नज़र आएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस ब्लू कलरेशन ऑफ बॉडी, या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है अगर ब्लू कलर का हो गया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर साइनोसिस हो रही है, यानी कि वहाँ पर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये पूछ रहे हैं कि कॉजेज ऑफ साइनोसिस क्या है इंक्लूड, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी नहीं जी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी नहीं है। वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस भी नहीं है क्योंकि ये जो है चिकन पॉक्स करवाता है। अच्छा, डी जनरेशन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स का तो इसका कोई काम ही नहीं है। वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, सॉप्टम नहीं है ये, सेप्टम है, SEPTUM, सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं इसको, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है हमारे पास, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इसका सही आंसर है। क्योंकि जब भी हार्ट के वॉल के अंदर कोई भी सेप्टम होगा, कोई भी सुराख होगा, सुराख होने की वजह से जो है वो ब्लड आपस में मिक्स होते रहेंगे, जिसकी वजह से ब्लू कलरेशन ऑफ द बॉडी या स्किन होगी, और इसी को ब्लू कलरेशन ऑफ द स्किन या बॉडी को कहते हैं साइनोसिस। अच्छा, फंजाई, फंजाई क्या है, फंजाई जो है एक किस्म का हमारे पास जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा वो मशरूम वगैरह देखा होगा आपने, तो फंजाई जो है वो उसी की एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फंजाई जो है वो क्या है, फंजाई जो है वो क्या कंटेन नहीं करता, डू नॉट कंटेन, उसके पास क्या चीज़ नहीं होती, तो फंजाई के पास जो है हमेशा क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है, एक कलर है, जो जिस चीज़ के अंदर, जिस प्लांट के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बना सकता है, तो जिसके पास नहीं होता वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो सिर्फ आप ये बात याद रखें कि जिसके पास होता है वो खाना खुद बना सकता है, जिसके पास नहीं होता वो खाना खुद नहीं बना सकता। तो फंजाई के पास जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बल्कि ये दूसरों पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजेनियस बेस इज अटैच टू डैश कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। अच्छा, इसको चलें समझते हैं वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिक यूनिट है। ठीक है, डीएनए का और आरएनए का, यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए ये जो हैं बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, दूसरा होता है पेंटोस शुगर 5 कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल, और तीसरा होता है नाइट्रोजेनियस बेस। ठीक है, जिसके अंदर आते हैं एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन। ठीक है, देखिए आसान है, इजी है। आरएनए और डीएनए ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजेनियस बेस यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से बना हुआ होता है। अब सवाल के अंदर क्या पूछा था कि जो हमारे पास पेंटोस शुगर है, ठीक है, नाइट्रोजेनियस बेस जो है वो पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, ये देखें कार्बन के 5, 1 2 3 4 5 कार्बन के जो है, सॉरी, पेंटोस शुगर के 5 कार्बन है, एक कार्बन, 2 3 4 5। तो ये पूछ रहा था सवाल के अंदर कि नाइट्रोजेनियस बेस जो है यानी कि आइडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन के साथ अटैच होते हैं, तो ये पेंटोस शुगर के पहले कार्बन के साथ अटैच होते हैं, यानी कि फर्स्ट कार्बन के साथ ये अटैच होते हैं। और अगर आपसे सवाल के अंदर ये पूछा जाए कि जो फॉस्फेट ग्रुप है यानी H3PO4 जो है ये पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन के साथ अटैच होता है, तो आपका आंसर होगा 5th, 5वें कार्बन के साथ ये जो है अटैच हुआ होता है। ठीक है जी, समझ आ गई। याद रखिएगा, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट, शुगर, पेंटोस और नाइट्रोजेनियस बेस। नाइट्रोजेनियस बेस जो है वो पेंटोस शुगर के पहले कार्बन के साथ अटैच होता है, और
ये जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन के साथ अटैच होता है। तो देखें इसके अंदर ये क्या पूछ रहे हैं, अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजेनियस बेस इज अटैच टू डैश ऑफ द कार्बन ऑफ पेंटोस। कौन से कार्बन के साथ, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ई, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है पेंटोस शुगर के। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज फर्स्ट टाइम प्रपोज बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो एक किस्म का सिस्टम है, नाम रखने का सिस्टम है। कोई भी नई चीज़ जो है डेवलप डिस्कवर होती है तो उसके नाम रखा जाता है, साइंटिफिक नाम रखा जाता है। तो उस नाम रखने को जो है एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि उस स्पीशीज़ को जो है वो दो नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे इंसानों का जो है वो होमोसेपियंस है, तो होमो और सेपियन ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। इसी तरह जो है फ्रॉग का जो है वो राना टिग्रीना है, तो राना और टिग्रीना दो नाम है, इसीलिए इसको कहते हैं बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है दो, नोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि दो नाम, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसने थ्योरी दी थी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है होना चाहिए और उस हिसाब से नाम रखे जाने चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी, कार्लस लिन्नाइयस 1707 इसका सही ऑप्शन है। कार्लस लिन्नाइयस जो है पहला इंसान था, पहला शख्स था जिसने बोला था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो उसके हिसाब से हमें नाम रखने चाहिए। डैश इज़ कॉमनली नोन एज हुक वॉर्म। कौन सी चीज़ है जो कि इसको हुक वॉर्म के नाम से कॉमनली जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनेला, ठीक है। तो ये जो है एक स्पीशी का नाम है, एक वॉर्म का नाम है, ठीक है। एक वॉर्म का नाम है और इस वॉर्म को जो है हम नॉर्मली कहते हैं हुक वॉर्म। ये कोई इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए जो है आप क्या करें, इसको सिर्फ याद ही रख लें। इसके अंदर पूछ रहे हैं कि इलियम इज़ अबाउट डैश लॉन्ग। इलियम कितना लॉन्ग होता है, इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इलियम जो है तकरीबन 3.6 मीटर्स जो है वो लॉन्ग होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये भी याद रखने वाला सवाल है, ठीक है। इलियम जो है वो 3.6 मीटर्स लॉन्ग होता है। द लैटिन वर्ड ऑफ द नेम गिवन टू द ह्यूमन बीइंग होमोसेपियंस इंक्लूड द। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लैटिन वर्ड जो इंसानों को दिया गया है, नाम इंसानों को नाम दिया गया है, आपको पता है कि होमोसेपियंस कहते हैं इंसानों को। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं, तो होमोसेपियन के अंदर जो है आपका जीनस और स्पीशीज़ जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है। होमो आपका जीनस है और स्पीशीज़ जो है ये आपका सेपियन है, ठीक है जी। इसी तरह अगर कोकरो आपका उसके पूछा जाए, फ्रॉग का पूछा जाए राना टिग्रीना, तो राना उसका क्या होगा, जीनस होगा, और टिग्रीना जो है वो उसका स्पीशीज़ है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पाम ऑफ हैंड। पाम ऑफ हैंड के जो है अंदर कौन कौन से बोन्स मौजूद होते हैं, कौन से किस्म के बोन्स होते हैं। कार्पल्स, कार्पल्स जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि कार्पल्स जो है आपके रिस्ट जहाँ पर आप घड़ी बांधते हैं उस जगह के बोन्स को कहते हैं। अच्छा, मेटाकार्पल्स, तो मेटाकार्पल्स इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो पाम है उसके अंदर जो बोन्स होते हैं वो मेटाकार्बल्स कहलाते हैं। अच्छा, ये जो है अपना फेलेंजिस, फेलेंजिस आपके उंगलियों को कहते हैं। टार्सल जो है वो आपके पाँव के होते हैं, पाँव के जो हड्डियां हैं उसको कहते हैं। और रेडियस जो है वो आपके हाथ का पीछे वाला जो लंबी हड्डी होती है उसको कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है मेटाकार्पल्स जो है आपके पाम के हैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, मेजर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपका सर जो है, यानी कि स्कल जो है जो खोपड़ी है वो छोटी रह जाती है, ठीक है। माइक्रो का मतलब छोटी, सेफेली मतलब स्कल। तो मेजर साइन एंड सिम्टम क्या होगा, सेक्सुअल डिफेक्ट है ये, नहीं सेक्सुअल डिफेक्ट नहीं है। एक्सेसिव नंबर ऑफ टोज, एक्सेसिव नंबर ऑफ टोज यानी कि पाँव की ज़्यादा हड्डियाँ नहीं होंगी, सॉरी पाँव की ज़्यादा उंगलियाँ नहीं होंगी। मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, लेकिन ये मेजर साइन एंड सिम्टम नहीं है। ये पूछ रहा है कि वो कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो कि सामने से नज़र आता है आपको कि बंदे को माइक्रोसेफेली है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है कि स्मॉल स्कल इन प्रोपोर्शन टू द नॉर्मल बॉडी साइज़। नॉर्मल बॉडी साइज़ के हिसाब से उसका जो स्कल होगा वो छोटा होगा, तो हमें सामने से नज़र आ जाएगा कि इसका क्या है, ये इसको माइक्रोसेफेली है, ठीक है जी। स्प्लिट इन अपर लिप एंड गैप इन द रूफ ऑफ द माउथ, नहीं जी ये नहीं होगा, ठीक है। द मसल्स अटैच टू द बोन्स आर। वो कह रहे हैं कि कौन से मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं बोन्स के साथ, तो इसका सही ऑप्शन है वॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। वॉलेंट्री वो वाले मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और स्ट्राइटेड यानी कि जो है जिसके ऊपर जो है वो
बैंड्स बने हुए होते हैं। वो बैंड्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में देखेंगे। तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो मसल्स के साथ अटैच होते हैं, बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं वो मसल्स वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं और स्ट्राइटेड होते हैं। ठीक है, इस सवाल के अंदर ये पूछ रहा है कि प्रोटीन्स फ्लोट इन अ मेम्ब्रेन लाइक आइसबर्ग्स इन द सी। तो इसको जो है हम देखते हैं डायग्राम की मदद से, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास बायोलॉजी के अंदर एक मॉडल मौजूद है, इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल के ऊपर जो है मौजूद होती है। हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, तो ये वही वाली सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं जैसे कि आइसबर्ग इन द सी, यानी कि जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। तो प्रोटीन भी सेम लिपिड बाइलेयर के अंदर इस तरह नज़र आ रहे होते हैं जैसे ये बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े हैं समंदर के अंदर। ठीक है, तो ये जो है किसने बताया था, कौन से मॉडल ने बताया था? तो इसका सही ऑप्शन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने हमें ये चीज़ बताई थी कि जो प्रोटीन जो है वो इस तरह से जो है लगे हुए होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, जैसे कि आइस के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं समंदर के अंदर बर्फ़ के मौसम में। ठीक है जी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारे पास? इसका सही ऑप्शन है सी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर आपको इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं कि बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े समंदर के अंदर तैर रहे हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गई और केमिस्ट्री की लेक्चर 1 हो गए, और फिर हम इसके लेक्चर 2 और 3 इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। अल्लाह हाफिज़।